जय हिंद। आज की वीडियो का शीर्षक है अंग्रेजी राज में भारत का विकास नहीं विनाश हुआ। दोस्तों, पिछले 70 सालों से सरकारों, नेताओं, इतिहासकारों और पत्रकारों ने देश के जनमानस को ऐसा पाठ पढ़ाया कि जैसे अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भारत के लोग कुछ नहीं जानते थे और न यहाँ विकास नाम की कोई चीज ही थी। परंतु याद रखो कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक के राज में आदमियों के अलावा यहाँ पशुओं के लिए भी अस्पताल थे। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा, तकनीकी, कला कौशल, धातुकर्म, खनिज, व्यापार, वाणिज्य, खाद्यान्न आदि समस्त क्षेत्रों में पूरी तरह समृद्ध था। इसकी गवाही पुरातात्विक साक्ष्य दे रहे हैं। अंग्रेजी राज में भारत के विकास की जो फिजूल बातें गढ़ी गई उनका सच जानना बेहद जरूरी है। देखिए खुद अंग्रेजों ने क्या कहा। 1787 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य विलियम फुलरटन ने बताया कि 20 साल के कंपनी के राज में क्या से क्या हो गया। पुराने जमाने में बंगाल के इलाके लोगों के लिए खलिहान के समान थे। यह प्रदेश तैयार माल, व्यापार और दौलत का खजाना था, लेकिन हमारे बुरे ढंग ने जोर शोर से काम किया है कि 20 साल के थोड़े से अरसे में ही बहुत से इलाके वीरान हो गए हैं। खेत जोते नहीं जाते, बहुत सी जमीन पर जंगली झाड़ियां उग आई हैं, किसानों को लूटा जाता है, कारीगरों को सताया जाता है, लोगों को बार बार अकाल का सामना करना पड़ता है और आबादी का मिटना शुरू हो गया है। और टाइनबी लिखता है कि 18वीं सदी के बीच में इंग्लैंड एक खेती हर देश ही बना हुआ था। बैन ने लिखा कि 1760 तक सूती कपड़ों के लिए जो मशीनें काम में लाई जाती थी वे करीब करीब उतनी ही मामूली थी जितनी हिंदुस्तान की मशीनें। बिशप हेबर ने 1826 में लिखा था, आजकल जितना टैक्स लिया जाता है उसे देकर कोई भी किसान, वह देसी हो चाहे विलायती, खुशहाली में नहीं रह सकता। धरती में जो कुछ पैदा होता है उसका आधा सरकार ले लेती है। कंपनी राज में किसान देसी राज की प्रजा से ज्यादा गरीबी, तबाही, उदासी में दिन काटते हैं। दरअसल कोई भी देसी राजा इतना लगान नहीं लेती जितना हम लेते हैं। जी टॉमसन ने 1838 में लिखा था कि हिंदू और मुसलमान हुकूमतों ने देश की जातियों के हितों के लिए जो तालाब, नहरें और सड़कें बनवाई थी उन्हें अंग्रेजों ने बर्बाद हो जाने दिया। आबपासी का इंतजाम न होने से अब सूखा पड़ने लगा है। 1840 में सर चार्ल्स ट्रेवलियन ने हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी के सामने कहा था, हमने उनके उद्योग धंधे खत्म कर दिए हैं। खेती की पैदावार के अलावा उन्हें किसी और चीज का सहारा नहीं रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट 92 6 मई 1847 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स हाउस के अनुसार सरकार पर इतना दबाव था और शायद ही कोई डाक आती है जिसमें भारत से कपड़े का आयात बढ़ाने संबंधी कोई न कोई सुझाव न हो। यह भी कहा गया कि भारत में कपास का उत्पादन बहुत होता है, परंतु यातायात के साधनों की कमी की वजह से यह बंदरगाहों तक शीघ्र नहीं पहुंच पाता, इसलिए रेल मार्गों के निर्माण की मांग की गई। मॉन्टगोमरी मार्टिन ने 1858 में अपने ग्रंथ भारतीय साम्राज्य में लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्नति करना तो दूर, पुरानी नहरों वगैरह की मरम्मत भी नहीं कराई जिनसे उसे माल गुजारी मिलती थी। पानी के कामों के प्रसिद्ध इंजीनियर सर विलियम विल्कॉक्स, जिनका नाम मिस्र और मेसोपोटामिया में आबपासी के बड़े बड़े कामों के साथ जुड़ा है, उन्होंने 1930 में बंगाल की हालात की जांच करके पता लगाया कि डेल्टा प्रदेश की
2500 छोटी छोटी विनाशकारी नदियां जिनकी धारा बदलती रहती है। पहले नहरें थी, अंग्रेजी राज में लापरवाही से उनके किनारे टूट गए और मनचाहे ढंग से बहने लगी। पहले जमाने में गंगा की बाढ़ का पानी इन नहरों में बंट जाता था। देश का फालतू पानी इन्हीं से बह निकलता था और इन्हीं की वजह से बंगाल में वह खुशहाली थी जिसे देखकर 18वीं सदी के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के लालची सौदागर यहां टूट पड़े थे। अंग्रेजी राज के पहले 150 वर्षों में चौपट नीति और लापरवाही नहीं बरती गई, बल्कि उसकी वह बेढंगी रफ्तार आज भी जारी है। 1930 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार खेती की जमीन बेकार होती चली जा रही है। जी इमर्सन 1931 में लिखते हैं कि सर विलियम विलकॉक्स ने हाकिमों और अफसरों की तीव्र आलोचना करते हुए कहा था कि वे विशेषज्ञों की सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन पर दिन गिरती हुई हालत को सुधारने के लिए अभी तक उंगली भी नहीं उठाई। अंग्रेजों ने भारत में आवागमन के आधुनिक साधनों की स्थापना और विकास भारत के राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विकास के लिए नहीं की थी। इन्हें मूल रूप से भारत में अंग्रेजों के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्वार्थों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।